हेलो एवरीबॉडी। आज आप लोगों का बायोलॉजी लेसन 2 शुरू करेंगे। एंड सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सीएलसी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोगों को शुरू किया जा रहा है 12th बायोलॉजी चैप्टर 2, जिसे पढ़ना है हम लोग को पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें हर साल अच्छा क्वेश्चन इससे आता है। इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहले पुष्प से, ठीक है ना। तो पहले पुष्प के बारे में जान लेते हैं हम लोग। देखिए, ये आपका पुष्प का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एक है देता है एक सामान्य या प्रारूप पुष्प का सचित्र वर्णन करने के लिए। पुष्प में मेन जो भाग हो गया ना, इसमें मुख्य आपका 5 भाग हो जाता है। ठीक है, पुष्प का मेन कितना भाग? 5 भाग। 5 भाग कौन कौन है सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पे पहला एक भाग हो गया इसका देखिए, पहला इसका भाग हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है, इसको पुष्पासन भी कहा जाता है। पुष्पासन, है ना। पुष्पा, सुना में याद रहेगा। पुष्पासन यानी पुष्प का आसन। ठीक है, पुष्पासन वह भाग होता है जहां पुष्प का सब संरचना निकलता है। जैसे पुष्प जो हो गया, पुष्प का जितना पार्ट है उसके नीचे का जो मेन बेस हो गया उसका। ठीक है, पुष्प का आसन जो बोल रहे हैं, जैसे आसन क्या होता है? एक जिस पर कोई चीज आपका स्थापित हो। ठीक है, तो पुष्प का सब संरचना जितना भी है वह जिससे स्थापित रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन या रिसेप्टेकल। ये पार्ट हो गया, हरा होता है, ज्यादातर हरा पार्ट होता है इसका। इसी का जस्ट ऊपर का एक सेकंड जो पार्ट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। इधर ध्यान दीजिएगा, सेपल ए को बोला जाता है जिसको हम लोग दल बोलते हैं। दल, या इसको बाह्य दल बोला जाता है, बाह्य दल। ठीक है ना, सेपल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में बाह्य दल। बाह्य मतलब बाहरी, दल दल ये पार्ट हो गया। तो बाह्य दल जो है ना, इसी पुष्पासन का ऊपर का पार्ट होता है, जिस तरह से इसे अटैच रहेगा। ठीक है, इस तरह से देखा है ना जो बना हुआ है। तो ये वाला हरा का ये जो पार्ट हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में सेपल बोला जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है ना कि जब तक फूल नहीं खिल रहा है तब तक वह उसको कली के रूप में बंद रखता है। जब बाह्य दल खुलता है तब फूल का सारा संरचना जितना है, उसका पंखुड़ी उंखुड़ी जितना भी चीज है वो सब बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। तो फूल को सुरक्षित रखने का काम बाह्य दल का होता है। ठीक है, उसके बाद जब बाह्य दल खुलेगा तब पुष्प का बाकी जितना पार्ट है वह सब दिखना शुरू हो जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट एक हो गया पेटल। ठीक है, पेटल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में दल, या इसी को पंखुड़ी कहते हैं हम लोग। पंखुड़ी समझ रहे हैं ना, पंखुड़ी इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे फूल का जो पंखुड़ी होता है इसी से फूल में सुंदरता भी होता है। जैसे गुलाब का पंखुड़ी लाल देखने में खूबसूरती उसके कारण होता है। तो पेटल को दल बोलते हैं या उसी को पंखुड़ी बोला जाता है। इसका मेन काम हो गया यही आपका पुष्प में सुंदरता लाता है, खूबसूरती लाता है। जिसे फूल देखने में जो खूबसूरत लगता है ना वह किसके कारण? दल के कारण। ठीक है, अब जितना ज्यादा उसमें खूबसूरती रहेगा उतना ही ज्यादा फूल अट्रैक्टिव होगा, उसको उतना ही ज्यादा कीट आएगा, परागण कराएगा। परागण के बारे में आगे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फूल में खूबसूरती, फूल में सुगंध, ये काम आपका होता है दल का। ठीक है, यानी दल का काम हो गया फूल में सुंदरता लाना
और इसी के कारण फूल में सुगंध भी आता है। ये इसका काम हो गया। इसका जो चौथा अगला पार्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं अस्टामेन। अस्टामेन को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, पुन पुन पुरुष के लिए एक तरह समझ सकते हैं, नर भाग, ठीक है ना, इस पुरुष नर, ठीक है ना। तो पुंकेसर जो हो गया वह पुष्प का नर भाग होता है पूरा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में देता है, पुष्प के नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहा जाता है, समझ गया ना। तो पुंकेसर आपका पुष्प का नर भाग होता है, समझ गया। पुंकेसर जो है ना वह पुष्प का कौन भाग हो गया, नर भाग हो गया। और नर भाग जिसमें कैसा पार्ट होता है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग, जिसमें एंथर होता है, फिलामेंट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जिस इसमें देख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट निकला हुआ है, ये पार्ट जो इसे ज्वाइंट ऐसे कर रहा है, ठीक है, इसी पार्ट को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ये पुंकेसर का पार्ट हो गया, इसमें परागकोश होता है, तंतु होता है, योजक होता है, उसका अलग से फिगर में हम समझाएंगे। अब यहाँ पर देख लेना है, यानी पुंकेसर जो हो गया वह पुष्प का होता है कौन भाग, नर भाग। क्लियर। चलिए, इसी में परागकण बनता है। इसी में किस चीज का निर्माण होता है, परागकण का। परागकण कैसे बनेगा इसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आते हैं इसका लास्ट मेन पार्ट, जिसको यहाँ पर पिस्टिल लिखा हुआ है। पिस्टिल को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी स्त्री कुछ हो गया, मादा हो गया, मतलब ये पुष्प का कौन भाग होता है, मादा भाग होता है। तो पुष्प का मादा भाग को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इसका भी कई पार्ट है, जो बीच का पार्ट है ना, ये जो दिख रहा है, ठीक है, यही पार्ट होता है इसका स्त्री केसर, मादा भाग होता है। इसमें भी कई सारा संरचना होता है, इसका भी अलग से फिगर देखेंगे। इसमें आपका स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ठीक है ना, उसका अलग से फिगर देंगे, वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे कि सबका काम क्या होता है। अब यहाँ पर मेन आपका पुष्प का मुख्य पार्ट कौन कौन है, इसके बारे में हम लोग चल रहे हैं। तो पुष्प का मुख्य 5 भाग, शुरुआत से एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, रिविजन कर लेते हैं। पुष्प का मुख्य 5 भाग। पहला भाग हो गया पुष्पासन, रिसेप्टिकल, जिसका काम क्या होता है, तो ये आपका पुष्प को, यहाँ का सारा पुष्प का पार्ट यहीं से आपका निकलता है। सेकेंड पार्ट को हम लोग क्या बोले, सेपल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बाह्य दल। इसका काम जब तक फूल नहीं खिलेगा उसको कली के रूप में बंद रखेगा। तीसरा पार्ट इसका हो गया पेटल। पेटल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं, दल। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण पुष्प में आता है सुगंधता और सुगंध आता है। चौथा पार्ट इसका कौन हो गया, अस्टामेन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुंकेसर, जो पुष्प का कौन भाग हो गया, नर भाग। और इसी में किस चीज का निर्माण होता है, परागकण का। और लास्ट इसका पार्ट हो गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं पिस्टिल, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। स्त्री केसर हो गया पुष्प का कौन भाग, मादा भाग। और यही आपका जो है ना, इसमें इसका जो जो संरचना है उसका आगे हम लोग चर्चा करेंगे विशेष। ये पुष्प का मेन चीज हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, पुष्प का सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। तो किसी समान पादप पुष्प का जो भाग है उसमें पहला भाग है आपका पुष्पासन, ठीक है। पहला भाग क्या हो गया, पुष्पासन, अंडरलाइन करें, मान रखिएगा इसको। यह वह भाग होता है जिस पर पुष्प टिका होता है, या पुष्प का सारा संरचना इसी पर व्यवस्थित होता है। और इसका सेकंड पार्ट जो बताया, बाह्य दल, ठीक है। यह पुष्प का बाहरी घेरा होता है जो कली को सुरक्षा यानी कली के रूप में उसको रखता है, पुष्प को क्या देता है, रक्षा करता है, ठीक है। कली की अवस्था में यह पुष्प का क्या करेगा, रक्षा सुरक्षा करेगा। तीसरा पार्ट इसका हो गया, थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हो गया दलपुंज, ठीक है, पंखुड़ियों का वाला भाग, जिसके कारण फूल में क्या होता है, रंग कलर आता है। और फूल में उसके कारण क्या होता है, सुगंध आता है। और यह कीटों को किस काम के लिए, परागन के लिए आकर्षित करता है। फूल देखने में खूबसूरत लगेगा तो खूबसूरत चीज के प्रति हर कोई आकर्षित होता है, तो प्रकृति का नियम है, ठीक है ना। जो देखने में खूबसूरत रहेगा आकर्षण खुद ब खुद होता है। जैसे अपने पर लेके चलो, है ना, कोई चीज अगर खूबसूरत चीज है, ठीक है, तो उसके प्रति थोड़ा सा लगाव ज्यादा होता है।
आगे तो समझदार है ये। तो दलपुंज पुष्प का वह भाग होता है जो रंगीन होता है, सुगंध होता है, और इसके कारण ही पुष्प में ज्यादातर परागण का काम कीट के द्वारा होता है। चौथा पार्ट इसका कौन हो गया? पुमंग। पुष्प का कौन भाग? नर भाग। इसको ध्यान देना है, नर भाग मादा भाग पूछता है ये सब। तो पुष्प का नर भाग को क्या बोलते हैं? पुमंग या पुंकेसर। इसका प्रत्येक भाग को क्या बोल रहे हैं? पुंकेसर, ठीक है, और उसका समूह का पुमंग बोलता है। इसमें किस चीज का निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है, यानी पुष्प के जिस भाग में पराग कण का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? पुमंग या पुंकेसर, ठीक है। पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? पुंकेसर में। अब पुंकेसर का भी कौन पार्ट में? तो परागकोश का पार्ट में, ठीक है। और जो लास्ट इसका पार्ट हो गया जिसको क्या बोल रहे हैं? जायांग या स्त्री केसर। ये पुष्प का कौन भाग हो गया? ये पुष्प का हो गया मादा भाग। ये प्रमुख भाग में इसका होता है वर्तिका, वर्तिका अंडाशय। उसका अलग से हम लोग जब देखेंगे ना स्त्री केसर का पार्ट, ये पुष्प का समझेंगे, ठीक है। आपको बात रहेगा तो इसमें कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। चलिए उसी के बारे में सब यहाँ वर्णन किया हुआ है, उसके बारे में ही दल हो गया सर का डिटेल में थोड़ा सा है चर्चा किया हुआ। अब यहाँ पे आता है पुंकेसर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसका अलग से फिगर पूछता है, पुंकेसर का स्त्री केसर का फिगर जो है ना अलग से पूछता है, ठीक है। तो पुंकेसर के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। पुंकेसर पुष्प का होता है कौन भाग? नर भाग, ठीक है। पुष्प के नर भाग को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर, क्लियर। इसमें कई संरचनाएं होती हैं। परागकोश होता है, तंतु होता है और योजक होता है। परागकोश क्या होता है? तो परागकोश दो पाली में बटा होता है। अब प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होता है, तो टोटल कोष्ठक का संख्या कितना हो जाएगा बुआ? 4। फिगर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तंतु पुंकेसर का पतला एवं लंबा डंठल टाइप का भाग होता है, समझ गए? जो किससे जुड़ा होता है? परागकोश के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और लास्ट इसका पार्ट हो गया योजक। योजक जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिव, ठीक है। योजक को कनेक्टिव बोलते हैं। जिस स्थान पर तंतु पराग कोश से जुड़ता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? योजक, ठीक है। देखो इसका फिगर दिखलाते हैं, फिगर को थोड़ा देखोगे ना क्लियर हो जाएगा। ये देखो आपका, यही हुआ पुंकेसर, ठीक है ना। पुंकेसर का जो पार्ट हो गया, तो पुंकेसर के पार्ट में देखो जो बताया था 3 पार्ट। एंथर यानी किसको बोलोगे? परागकोश, कनेक्टिव जिसको हम लोग बोलते हैं योजक, फिलामेंट जिसको हम लोग बोलते हैं तंतु, ठीक है। यानी परागकोश का कितना पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन? पराग पुंकेसर का 3 पार्ट, परागकोश, योजक और तंतु। ये परागकोश है। इसको कट करके यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। परागकोश में देख रहे हो ना, 2 पाली है, 2 साइड से है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और 2 पाली में 2 कोष्टक होता है। तो यहाँ पर जो है ना 20 इसको काट करके देख रहे हैं, तो एक कोष्टक ये हो गया, दूसरा कोष्टक ये हो गया, तीसरा कोष्टक ये हो गया, चौथा कोष्टक ये हो गया, ठीक है। मतलब परागकोश जो होता है वह 2 पाली में बटा होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्टक होता है। तो टोटल कोष्टक का संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसी परागकोश के अंदर बनता है बउआ परागकण, समझ गए? परागकोश में किस चीज का निर्माण होगा? परागकण का निर्माण होगा। तो आपका ऑब्जेक्टिव में देता है भी है ये वाला चीज को। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में होता है, ठीक है। ये परागकोश को है ना, इसको दिखा रहा है सब पॉलन ग्रेन, परागकण ही हो गया, परागकण इसी को बोल रहा है, ठीक है। तो परागकण का निर्माण कहाँ होता है? परागकोश में, क्लियर। पुंकेसर का कितना पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन? परागकोश, तंतु और योजक। परागकोश कितना पाली का? 2 पाली का। अब प्रत्येक पाली में कितना कोष्टक? 2 कोष्टक। तो टोटल कोष्टक का संख्या कितना? 4। और इसी परागकोश में किस चीज का निर्माण होता है? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री केसर का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। केसर का यहाँ पर जो है
जो चर्चा किया हुआ है, बता दिया आपको। यहाँ पे आइए स्त्री केसर का। पहले स्त्री केसर का फिगर देख लेते हैं, इसका यहाँ समझ लेंगे, ठीक है ना। स्त्री केसर क्या है, क्वेश्चन है। स्त्री केसर का ये फिगर हो गया, पहले फिगर को देख लेते हैं, ठीक है। स्त्री केसर का ये हो गया फिगर, ठीक। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग। स्त्री केसर पुष्प का कौन सा भाग, पुष्प का मादा भाग। ये फिगर हो गया किसका, स्त्री केसर का। क्वेश्चन में है आपका, तो स्त्री केसर पुष्प का कौन सा भाग हो गया, मादा भाग हो गया। स्त्री केसर का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टिग्मा। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। दूसरा स्टाइल, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। और तीसरा हो गया ओवरी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी है एग्जाम में। स्त्री केसर का संरचना के बारे में वर्णन करने के लिए स्त्री केसर का कितना पार्ट, 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, इसमें वर्तिकाग्र ऊपर का ये पार्ट हो गया। परागन का काम यही होता है, परागन होगा तो उसके बाद निषेचन होगा, कैसे होगा सब भी आगे देखेंगे। यहाँ पे परागन का काम होता है, ठीक है। और ये पतला लंबा जो पार्ट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्तिका बोलते हैं, ठीक है। नीचे का जो फूला हुआ भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर जो और अंदर बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बीजांड। क्लियर। स्त्री केसर का 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय में क्या पाया जाता है, बीजांड। स्त्री केसर पुष्प का कौन पार्ट हो गया, मादा पार्ट, ठीक है। और इसी वर्तिकाग्र पर कौन सा काम होगा, इसी वर्तिकाग्र पर होगा परागन का क्रिया। परागन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, परागन क्या होता नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के आंसर को हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्त्री केसर क्या है, ठीक है। यह पुष्प का मादा भाग होता है, क्लियर, जिसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती है। ऊपर का पार्ट जो बताया वर्तिकाग्र, ठीक है। यह स्त्री केसर के ऊपर का भाग, जहां पे कौन सा काम, परागन का क्रिया, जो फिगर में दिखलाया था ना, ये वाला, ठीक है। दूसरा पार्ट वर्तिका, लंबा वाला पार्ट दिखाया था। स्त्री केसर का पतला और लंबा भाग, ठीक है। यहाँ पे परागन के बाद जो है ना, पराग नली बनता है। तो परागन पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद देखेंगे पराग नली कैसे बनेगा। और तीसरा पार्ट क्या बताए थे, अंडाशय। अंडाशय पुष्प का आधारीय भाग, यानी नीचे का भाग, ठीक है ना। नीचे के भाग को आधार बोलते हैं ना, तो आधारीय भाग हो गया ये नीचे का। इसी में क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, ठीक है। अभी आपको ऑब्जेक्टिव में देता है बीजांड कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में, या बीजांड का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में, ठीक है ना। ये संरचना हो गया आपका स्त्री केसर का, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन को समझना, ठीक है। एक बात हम लोग जो पढ़े, क्या पढ़े थे, सो हम लोग पहले देख लेते हैं, इसी से ये क्वेश्चन बनेगा आपको। चलिए यहाँ पे आते हैं, लघु बीजाणु जनन और लघु युग्मक जनन, ठीक है ना। देखिए लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन क्या होता है ना, सबसे पहले ये काम होता है आपका पुंकेसर में, ठीक है। पुंकेसर में परागकण कैसे बनेगा, पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है, इस बात को हम लोग तो जानते हैं। तो पुंकेसर में परागकण जो बनता है, यह 2 स्टेप में बनता है। एक लघु बीजाणु जनन का प्रक्रिया द्वारा बनता है, जिसमें आपका 2 स्टेप में एक हो गया ये लघु बीजाणु जनन, और दूसरा स्टेप हो गया लघु युग्मक जनन, ठीक है। पुंकेसर में बनता है परागकण, ठीक है।
तो पुंकेसर में जो परागकण का निर्माण होता है, उस परागकण का निर्माण कैसे होगा उसके बारे में देख रहे हैं। तो पुंकेसर का जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं, कौन कौन, परागकोश, तंतु और योजक। तो परागकोश में क्या होता है, उस परागकोश में सबसे पहले, यहाँ थोड़ा समझिएगा बढ़िया से, उस परागकोश में सबसे पहले बनता है लघु बीजाणु मातृकोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मातृकोशिका पहले एक कोशिका बना, उसमें होगा अर्धसूत्रीय विभाजन, और अर्धसूत्रीय विभाजन से बनता है जो संरचना, उसको बोलते हैं लघु बीजाणु। ठीक, तो लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप किसका बनना, लघु बीजाणु का बनना, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। अब उसके बाद क्या होगा, जो लघु बीजाणु बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, उस लघु बीजाणु में क्या होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ लघु युग्मक जनन, जो यहाँ पर लघु बीजाणु बना था, यहाँ बना ना, ठीक है, उस लघु बीजाणु में अब क्या होगा, तो उस लघु बीजाणु में होता है समसूत्रीय विभाजन, और समसूत्रीय विभाजन से बनता है परागकण। ठीक है, परागकण बन गया, इसी का बनना कहलाता है लघु युग्मक जनन। तो परागकण पुंकेसर के किस पार्ट में बनता है, तो परागकण पुंकेसर के परागकोश में बनता है। क्लियर, परागकण का निर्माण कहाँ, तो परागकण का निर्माण पुंकेसर के परागकोश वाले पार्ट में होता है। उसमें दो स्टेप में बनता है, पहला लघु बीजाणु जनन, दूसरा लघु युग्मक जनन। लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु मातृकोशिका में होता है सूत्रीय विभाजन, जिससे लघु बीजाणु बनता है, और जो लघु बीजाणु बना उसमें होता है समसूत्रीय विभाजन, तब जाकर के बनता है परागकण। ठीक है, यानी यह दो स्टेप जो है, इन दो स्टेप के माध्यम से आपका परागकण का निर्माण। ठीक है, एक क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन, गुरु युग्मक जनन, इसको समझिएगा। गुरु बीजाणु जनन और गुरु युग्मक जनन जो होता है ना, इसमें आपका बनता है, यानी ये क्रिया जो होता है ना, वह होता है स्त्री केसर में। ये काम कहाँ होता है, स्त्री केसर में होता है। ठीक है, अब स्त्री केसर में क्या होगा, तो स्त्री केसर वाले पार्ट में, और खास करके अंडाशय में, ठीक है ना, अंडाशय के अंदर आपका कुछ और संरचना होता है, बीजांड होता है, उसके अंदर भ्रूणकोश बनता है। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा समझना है। जो स्त्री केसर था, आपको लिख देता है, स्त्री केसर का 3 पार्ट हम लोग देखे। स्त्री केसर का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है, तो अंडाशय में पाया जाता है बीजांड, अब बीजांड में बनता है भ्रूणकोश। समझना यहाँ पर, तो भ्रूणकोश का फिगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कैसे बनेगा। यहाँ पर समझ लेना पहले, स्त्री केसर का 3 पार्ट, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में पाया जाता है बीजांड, और बीजांड के अंदर बनता है भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो भ्रूणकोश जो स्त्री केसर में बन रहा है, ये बनता है 2 स्टेप में। ठीक है, एक गुरु बीजाणु जनन और एक गुरु युग्मक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बीजांड के अंदर, इसके अंदर बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर सबसे पहले क्या होगा, गुरु बीजाणु जनन का काम होगा, जिसमें आपका गुरु बीजाणु मातृकोशिका एक बनता है। ठीक है, सबसे पहले कौन कोशिका बनेगा, गुरु बीजाणु मातृकोशिका। उसमें होगा कौन सा विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन जब होता है ना, तो एक कोशिका से 4 कोशिका बनता है, इस बात को दिमाग में रखना है। अर्धसूत्रीय विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से कितना कोशिका बनता है, 4 कोशिका। तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका जो बीजांड में हो रहा है, काम बीजांड में हो रहा है। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। स्त्री केसर का 3 पार्ट, एक पार्ट उसका अंडाशय भी है। अंडाशय में क्या होता है, बीजांड, और बीजांड में क्या बनता है, भ्रूणकोश। इसी भ्रूणकोश का निर्माण बीजांड में कैसे हो रहा है इसके बारे में देखना है। तो 2 स्टेप में, गुरु बीजाणु जनन और गुरु युग्मक जनन। गुरु बीजाणु जनन किसको बोले, तो बीजांड में क्या होगा,
बीजांड में कोशिका बनेगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। उसमें होगा कौन विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु। इस तरह से एक कोशिका से बन जाएगा कितना कोशिका? 4 कोशिका। ये 4 कोशिका जो बना ये हुआ गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ऐसे जो 4 कोशिका बना इसको लेंगे गुरु बीजाणु, ठीक है। अब जो गुरु बीजाणु बना अगला स्टेप उसका हो जाएगा गुरु युग्मक जनन। इसमें क्या होगा? तो जो गुरु बीजाणु बना ना यहाँ पर, ठीक है, उस गुरु बीजाणु में होगा समसूत्री विभाजन। इसको दिमाग रखना है। समसूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से 2 कोशिका बनता है, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितना कोशिका? 2 कोशिका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुरु बीजाणु बना था, ठीक है, उस गुरु बीजाणु में होगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से जो बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस तरह से भ्रूणकोश बन जाता है। तो भ्रूणकोश का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड के अंदर, ठीक है। कितना स्टेप में? 2 स्टेप में। कौन कौन? तो एक स्टेप हो गया गुरु बीजाणु जनन और एक हो गया गुरु युग्मक जनन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 2 चीज देखे हम लोग। एक कि परागकण का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो 2 स्टेप यहाँ पर हम लोग देखे ना, लघु युग्मक जनन का जो प्रक्रिया था, ठीक है। यहाँ पर बन गया आपका लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन फलस्वरूप परागकण का बना, ठीक है, ठीक है। तो परागकण जो बनता है 2 स्टेप में। पहला स्टेप लघु बीजाणु जनन, दूसरा स्टेप लघु युग्मक जनन। और भ्रूणकोश, भ्रूणकोश का निर्माण भी कितना स्टेप में? 2 स्टेप में। कौन कौन? एक गुरु बीजाणु जनन और दूसरा गुरु युग्मक जनन, क्लियर। चलिए, तो भ्रूणकोश तो बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि भ्रूणकोश होता है कैसे, ठीक है। भ्रूणकोश का फिगर पूछता है, उसका टाइप पूछता है, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। परागकण का यहाँ पर भ्रूणकोश के बारे में देखते हैं, ठीक है। भ्रूणकोश, पहले भ्रूणकोश के बारे में देख लेते हैं, उसका परागकण के बारे में देख लेंगे, क्योंकि भ्रूणकोश सही पढ़ा है ना। देखिए भ्रूणकोश क्या है, क्वेश्चन देता है, टाइप भी देता है इसका। भ्रूणकोश क्या होता है ना कि भ्रूणकोश में जैसे हम लोग देखे थे अभी, गुरु बीजाणु जनन हुआ था, गुरु युग्मक जनन हुआ था, ठीक है। जिससे आपका जो डिवीजन से बना था कोशिका, उसमें टोटल 8 कोशिका बन जाता था, और 8 कोशिका अरेंज होकर के 7 कोशिका, कितना कोशिका? 7 कोशिका और 8 केंद्रक से संबंधित एक संरचना बनता है। इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं भ्रूणकोश, ठीक है ना। भ्रूणकोश के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो भ्रूणकोश जो बना था, पिछला अभी तुरंत जस्ट हम लोग पढ़े कि भ्रूणकोश का निर्माण 2 स्टेप में, गुरु बीजाणु जनन, गुरु युग्मक जनन से। जो भ्रूणकोश बनता है ना उसमें 7 कोशिका होता है और कितना केंद्रक? 8 केंद्रक। ये भी ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देता है भ्रूणकोश में पाया जाता है कितना कोशिका, कितना केंद्रक, तो दिमाग में रखना है कोशिकाओं का संख्या 7, केंद्रक का संख्या 8, ठीक है। फिगर को पहले देख लेते हैं इसका। यहाँ पर इसका फिगर है, फिगर को समझते हैं, उसके बाद फिर उसका जो भी है डिफिनेशन सब क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं 3 कोशिका ऊपर है, एंटीपोडल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिव्यसांत कोशिका, ठीक है। प्रतिव्यसांत कोशिका, इसका संख्या कितना? 3 कोशिका 3 केंद्रक, ठीक है। यह किसका फिगर हो गया? एम्ब्रियो सैक का है, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश, जिसमें क्या पाया जाता है? 7 कोशिका और 8 केंद्रक। इस फिगर में समझ में आ जाएगा क्लियर रूप में। तो यहाँ पर 3 कोशिका 3 केंद्रक तो हो गया, जिसको क्या बोले? एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यसांत कोशिका, ठीक है। नीचे आ जाता है, नीचे में वही बात है, 3 कोशिका है 3 केंद्रक है,
जिसमें एक का नाम है एग सेल, अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक है। और दो गो अलग तरह का दिख रहा है ना, देखने में लग रहा है कि अलग टाइप का ही है, अलग टाइप का है। तो ये दो गो जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स, या इसको बोलते हैं हिंदी में सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। तो सहायक कोशिका का संख्या 2, अंड कोशिका का संख्या 1, तो तीनों मिला करके हो गया 3 कोशिका 3 केंद्रक। यानी नीचे वाला जो पार्ट हो गया, इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी आपका हो गया 3 कोशिका और 3 केंद्रक, ठीक है। तो 3 कोशिका 3 केंद्रक नीचे वाला में हो गया, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका, ठीक है ना। अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट में प्रतिवेशांत कोशिका 3 कोशिका 3 केंद्रक, नीचे वाला पार्ट में भी 3 कोशिका 3 केंद्रक, यानी 6 कोशिका 6 केंद्रक हो गया। अब बच गया इसमें बीच का पार्ट। तो बीच का जो पार्ट है ना, ये वाला कोशिका को दिखा हुआ, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। बीच में है तो बीच वाला चीज को क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर, ठीक है ना, सेंटर केंद्र का चीज। तो बीच वाला कोशिका को बोलते हैं सेंट्रल सेल, या हिंदी में इसको बोल सकते हो केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका, ठीक है। बड़ा सा कोशिका बनाया हुआ है और इसी में 2 गो केंद्रक ही बना हुआ है, छोटा छोटा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 केंद्रक हो गया ये वाला, और एक कोशिका हो गया केंद्रीय कोशिका। अब इसको मिला लो, टोटल कितना कोशिका कितना केंद्रक। तो ऊपर वाला पार्ट प्रतिव्यसांत कोशिका एंटीपोडल सेल 3 कोशिका 3 केंद्रक, क्लियर। नीचे वाला पार्ट जिसमें एक अंड कोशिका 2 सहायक कोशिका 3 कोशिका 3 केंद्रक, ये कंप्लीट। टोटल 6 कोशिका 6 केंद्रक, एक कोशिका हो गया केंद्रीय कोशिका, और उसी के अंदर 2 गो जो केंद्रक संरचना है उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जो 2 केंद्रक हो गया। इस तरह से भ्रूणकोश में कितना हो गया, 7 कोशिका और 8, क्लियर। अब इसी का डिफिनीशन पे हम लोग आते हैं। चलो इधर आ जाओ, देखते हैं बढ़िया से इसको। भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। भ्रूणकोश का निर्माण बीजांड में होता है, जो हम लोग अभी पढ़े। इसमें कितना कोशिका, 7 कोशिका और कितना केंद्रक, 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इसका पार्ट कौन कौन हो गया, तो एक पार्ट हो गया अंड समुच। अंड समुच जो हम लोग देखे, उसमें कितना कोशिका, 3 कोशिकाओं का समूह, जिसमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती है, जो हम लोग देखे थे अभी। दूसरा पार्ट हो गया कौन, प्रतिव्यसांत कोशिका एंटीपोडल से जो था, ठीक है। ये कितना कोशिका, ये 3 कोशिकाओं का समूह, ठीक है। तो 3 कोशिका 3 के अंदर किसमें हो गया। और तीसरा इसका जो पार्ट हो गया, तीसरा इसका जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया, केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय कोशिका हो गया। और केंद्रीय कोशिका में जो बीच में होता है, इसमें एक कोशिका होता है बुआ, और इसी कोशिका में पाया जाता है 2 गो केंद्रक, ठीक है ना। इस तरह से मिला लेंगे तो टोटल भ्रूणकोश में कितना कोशिका, 7 कोशिका 8, क्लियर। एक इसमें और हम लोग देख लेते हैं आज परागकण के बारे में, इसका फिगर के बारे में, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करना, मादा भाग पढ़ लिए तो नर भाग वाला ही पढ़ लेंगे, है ना। दोनों एक साथ नहीं करना है, दोनों को देखना है साथ ही साथ लेके चलना। परागकण, पॉलन ग्रेन। परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में, जो हम लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। परागकण का निर्माण कहाँ, परागकोश में। परागकोश किसका पार्ट, पुंकेसर का पार्ट, ठीक है। परागकण का फिगर थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर।
यहाँ देख परागकण का फिगर हो गया हुआ ये वाला, ठीक है ना। परागकण बाहर से दो लेयर होता है, ठीक है ना, एक बाहर का लेयर, एक अंदर का लेयर। बाहर वाला लेयर को बोलते हैं एक्साइन, एक्साइन, एक्स मतलब ऐसा होता है ना, एक्स माने बाहर, और अंदर वाला को बोलते हैं इंटाइन, इन माने अंदर, तो नाम से ही क्लियर है, रटना भी नहीं इसको। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, तो बाहर वाला लेयर को क्या बोले, एक्साइन, अंदर वाला लेयर को क्या बोले, इंटाइन। इसके अंदर दो कोशिका और होता है, ठीक है, एक बड़ा सा कोशिका बना हुआ है, एक छोटा कोशिका बना हुआ है। जो ये आपका बड़ा वाला कोशिका है, एक छोटा कोशिका ही हो गया, तो एक इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कायिक कोशिका, एक आपका इसमें होता है कायिक कोशिका, और सेकंड जो होता है वो एक आपका इसमें होता है जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है। ज्यादा इसमें नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का देता है क्वेश्चन कि परागकण कितने परतों से बना होता है, तो परागकण 2 परत से, एक्साइन, इंटाइन, या फिगर वगैरह पूछेगा 2 नंबर में, तो इसके बाहर वाला परत को क्या बोले, एक्साइन, अंदर वाला परत को क्या बोले, इंटाइन। इसके अंदर भी कितना कोशिका, तो पराग के अंदर दो कोशिका, दो कोशिका कौन कौन, एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका, ठीक है। एक परागकण का फिगर हो गया। परागकण आपका जो है ना वो कैसे बना था इसके बारे में पहले पढ़े थे हम लोग, लघु बीजाणु जनन, लघु युग्मक जनन से। ये परागकण का आपका है, ठीक है। परागकण का निर्माण कहाँ, तो पराग कोशिका में, ठीक है, हो गया क्लियर आपका। तो आज हम लोग जो जो पढ़ लिए उसको दिमाग में रखना है, क्या क्या पढ़े, अभी और इसमें पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जो क्या क्या पढ़े इसको थोड़ा सा एक बार दिमाग में डाल लेना है। पहला चीज हम लोग पुष्प संरचना पढ़ लिए, ठीक है। पुष्प का जितना पार्ट था उन सही पार्ट में जो परागकण बना, कैसे बना, संरचना, सारा डिटेल्स का पढ़ चुके। एक हम लोग पढ़ लिए बीजांड के अंदर जो बना था भ्रूणकोश, कैसे बना था, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका हो गया आज के लिए। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो 5 नंबर का आपका उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो आपका बहुत ही ज्यादा कर सकते हो, वीवीआई भी जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, उस तरह का क्वेश्चन है। उसमें दोहरा निषेचन का क्रिया या और भी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का आप लोग वेट कीजिए, और अगले क्लास में हम लोग फिर तैयारी के साथ आएंगे। उसके पहले पीछे के चीज को कंप्लीट रखते हैं, ठीक है। पीछे का चीज कंप्लीट रहेगा, आगे आसानी होगा समझने में भी। कोई डाउट रहे कमेंट कर दिएगा। थैंक यू।